हेलो दोस्तों, आज हम लोग मैट्रिक्स में देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एंड कुछ स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स होते हैं उनको विद एग्जाम्पल। तो मैं धर्मेश विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं प्यारा सा यूट्यूब चैनल इजी मैथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इसमें नंबर 1 पे आता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब ये देखिए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होते हैं। ऐसे मैट्रिक्स जिनमें जो रो हैं उनकी जो संख्याएं हैं वह कॉलम से कम हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए, हमने क्या बताया, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कौन से होते हैं, जिनमें रो की संख्या कॉलम से कम हो, उनको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। मान लीजिए हमने ऐसे एक मैट्रिक्स लिखा ऐसे करके, तो इसमें देखिए ये किस क्रम का है, तो ये है आपका 3/3 का हो गया। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर कुछ और बढ़ा लेते हैं। ये देखिए अब इसमें 3 रो हैं और कॉलम कितने हैं, 5 कॉलम हैं। तो देखिए जो शुरू में होते हैं वो रो को डिनोट करते हैं और जो बाद में आते हैं वो कॉलम को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे जो रो की संख्या है वह कॉलम से कम है, इसीलिए इस मैट्रिक्स को कौन सा नाम देंगे, तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स नाम देंगे। ठीक है। अच्छा, हम लोग इसको मैथमेटिक्स रूप में अगर डिनोट करना चाहें तो कैसे डिनोट करेंगे, तो ये तो एग्जाम्पल समझ में आ गया, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स समझ में आ गया। अगर हमको मैथमेटिक्स रूप में अगर दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे। मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है जो AIJ से डिनोट किया गया है M क्रॉस N से। तो यहाँ पे देखिए जो M है ये रो को डिनोट कर रहा है और जो N है यह कॉलम को डिनोट कर रहा है। तो ये कब जो है कि हॉरिजॉन्टल होगा, तो जब M इज लेस देन N होगा, यानी कि M का मतलब हो गया रो और N का मतलब हो गया कॉलम। तो जब रो की संख्या कॉलम से कम होगी तब हम कहेंगे कि यह हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। अब दूसरा इसी में देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका वर्टिकल मैट्रिक्स। अब वर्टिकल मैट्रिक्स जब ये हॉरिजॉन्टल था तो इसका रो कॉलम से कम था। अब ये जब वर्टिकल है तो इसका जो कॉलम होगा वह रो से कम होगा। अर्थात इसका अगर हम लोग डिफिनीशन देना चाहें या फिर डिफाइन करना चाहें तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है इस तरह का, तो ये कब जो है कि वर्टिकल कहलाएगा, जब इसमें जो कॉलम की संख्या है वह रो से कम हो जाए। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि जो n है वह कम हो जाए किससे, इस रो से। तो देखिए जिधर मुंह बंद होता है वो कम होता है, अर्थात इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n इज लेस देन m। ठीक है ना। तो यानी कि जब रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम होगा तब हम उसको नाम देंगे हॉरिजॉन्टल, और जब कॉलम की संख्या रो की संख्या से कम होगा तब हम लोग नाम देंगे वर्टिकल। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है। कॉलम कब जो है कि हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, जब रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम होगा तो हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल मैट्रिक्स कब होगा, जब कॉलम की संख्या रो की संख्या से कम होगा। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऐसे हमने एट रैंडम लिख दिया। अब ये जो मैट्रिक्स है ये किस ऑर्डर का है, तो ये 3/2 का है, क्योंकि इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम है। तो इसमें देखिए जो कॉलम की संख्या है वो रो की संख्या से कम है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, यह आपका कहला जाएगा वर्टिकल। अब ये वर्टिकल देखिए आपको देखने से भी लग रहा है वर्टिकल मतलब जो सीधा टाइप दिख रहा हो, तो ये देखिए ये थोड़ा सा चपटा में ज़्यादा है, लेकिन लंबाई में देखा जाए तो ये पतला है, यानी कि ये देखने से ही स्पष्ट हो रहा है कि खड़ा में है। और ये देखिए हॉरिजॉन्टल वाला जो देखे थे तो वो ऐसे दिख रहा था ज़्यादा। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हमने एक लिखा था ना, एक ऐसे ही लिख लेते हैं समझने के लिए। ये देखिए इसमें क्या है, ये किस ऑर्डर का है, तो ये 2/3 का है। तो इसमें देखिए जो रो की संख्या है वो कॉलम से कम है। तो ये देखिए जब ऐसा है तो ये हॉरिजॉन्टल, यानी कि ये देखिए ऐसे दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल के टाइप में दिख रहा है। और ये देखिए जब कॉलम की संख्या रो की संख्या से कम है तो ये कुछ इस तरह का दिख रहा है, और जब इस तरह का दिखता है तो उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं, और जब इस तरह का दिखता है तो उसको हम लोग रो बोलते ही हैं, इसीलिए ये रो है और ये कॉलम है। ठीक है, तो बात हमें लगता है समझ में आ गया होगा आपको। तो ये 2 मैट्रिक्स हो गए।
अब तीसरे मैट्रिक्स को समझा जाए। अब तीसरा मैट्रिक्स है जो है कि रो मैट्रिक्स, या फिर हम इसी को एक और नाम से भी पुकारते हैं रो वेक्टर और रो वेक्टर। अब देखिए रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर क्या होते हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स जिनमें रो की संख्या ओनली 1 हो, उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर। अब देखिए ये कैसे होगा। मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं ऐसे करके 2 3 4 6 8 ऐसे करके। अब ये देखिए इसका जो ऑर्डर है वो 1/5 का है, तो इसमें देखिए जो रो की संख्या है वो 1 है। अब इसमें कॉलम की संख्या कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन इसमें रो की संख्या 1 ही होना चाहिए। तो जिस मैट्रिक्स में रो की संख्या 1 होती है उस मैट्रिक्स को हम लोग कौन सा नाम देते हैं, रो मैट्रिक्स, या फिर इसी को हम लोग एक और नाम से पुकारते हैं जिसका नाम है रो वेक्टर। ठीक है। अच्छा, अब फोर्थ नंबर का आ जाएगा कॉलम मैट्रिक्स, या फिर इसी को नाम देते हैं कॉलम वेक्टर। ठीक है। अच्छा, इसका अगर मैथमेटिक्स रूप में दिखाना हो, जैसे इस तरह से दिखाए हैं, तो कैसे दिखाएंगे इसको, A इज इक्वल टू, अगर AIJ MN हो तो इसमें M क्या होना चाहिए, M 1 होना चाहिए, और N क्या होना चाहिए, कोई नेचुरल नंबर, मतलब कुछ भी हो सकता है। यानी कि जो हमारा रो की संख्या है वो 1 होना चाहिए, और ये जो कॉलम की संख्या है वो नेचुरल नंबर, मतलब कुछ भी होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अब कॉलम मैट्रिक्स देखिए, तो कॉलम मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ऐसा मैट्रिक्स जिनमें कॉलम की संख्या 1 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं ऐसे करके, ये देखिए 2 3 5 7 ऐसे करके। अब इसका आर्डर पूछा जाए तो ये है आपका 4/1 का, क्योंकि इसमें देखिए 1 2 3 4 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो इसलिए इसका जो आर्डर होगा वो 4/1 का होगा। अब इसमें कॉलम की जो संख्या है वो 1 है, इसीलिए इसको हम लोग कौन सा नाम देंगे, तो इसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स या फिर कॉलम वेक्टर बोलेंगे। अगर इस तरह से डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करेंगे कि A इज इक्वल्स टू AIJ M क्रॉस N। अब इसमें M जो है ना कुछ भी हो सकता है, M का मतलब रो, अब रो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो कॉलम है, कॉलम मतलब N, तो N क्या हो जाएगा, यह हमेशा 1 होना चाहिए, तब जाकर के हम इसको नाम देंगे कॉलम मैट्रिक्स। तो बात समझ में आ गया। तो आप नोट करते चलिए, और हम इसको मिटा रहे हैं। अब आगे 5वें टाइप को देखा जाए। चलिए 5वें टाइप का है, इसका नाम है ज़ीरो, या इसी को हम लोग बोलते हैं नल, या इसी को नाम देते हैं वॉइड मैट्रिक्स। ठीक है ना। अब ये क्या होता है, तो ऐसे मैट्रिक्स जिसके प्रत्येक एलिमेंट्स 0 हों, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे ज़ीरो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं, मान लीजिए हमने ऐसे लिख दिया 0 0 0 0 0, ये देखिए ये मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी 0 हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे ज़ीरो मैट्रिक्स। ऐसे कुछ भी हो सकता है, 0 0 0 0 0 0, ये भी क्या है, ये भी ज़ीरो मैट्रिक्स है, या फिर नल मैट्रिक्स या फिर वॉइड मैट्रिक्स। ठीक ना। तो समझ में आ गया, ऐसा मैट्रिक्स जिनके प्रत्येक एलिमेंट्स 0 हों उसको हम लोग बोलेंगे नल मैट्रिक्स, ज़ीरो मैट्रिक्स या फिर वॉइड मैट्रिक्स। ठीक है। अब छठवां देख लेते हैं। अब छठा है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहाँ से जो है ना, जो असली हम लोग बोले मैट्रिक्स वो स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि आगे आने वाले में इन्हीं सब का अब यूज होगा जो इसके आगे हम बताने वाले हैं। चलिए स्क्वायर मैट्रिक्स देखिए, अभी तक हम लोग ये देख रहे थे कि कभी रो कम हो रहे थे, कभी कॉलम कम हो रहे थे, कभी रो 1 हो रहा था, कभी कॉलम 1 हो रहा था, ऐसे करके हो रहा था, तो हम लोग उसी तरह से डिफाइन कर रहे थे। लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है ना कि रो और कॉलम की संख्या इक्वल हो जाती है, यानी कि बराबर हो जाती है। तो फिलहाल इसका परिभाषा देखा जाए तो ऐसा मैट्रिक्स
जिसके रो और कॉलम की जो संख्या है वो इक्वल हो जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं, 2 3 4 5 ऐसे करके। ये देखिए इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम है, यानी कि 2 बाई 2 का है। तो इसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या इक्वल है, इसीलिए इसको हम लोग कौन सा नाम देंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसे अगर हम दूसरा एक लेना चाहें ऐसे करके, तो इसमें देखिए ये इसका जो ऑर्डर है वो 3 बाई 3 का है, क्योंकि इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम है, इसीलिए इसको नाम देंगे हम 3 बाई 3 मैट्रिक्स। तो इसमें देखिए जो रो की संख्या है और जो कॉलम की संख्या है वो इक्वल है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, अब यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग जब देख लिए, तो यहीं पे कुछ और भी बातें देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे होता है एक प्रिंसिपल या लीडिंग या प्रिंसिपल या लीडिंग या मेन डायगोनल। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल या लीडिंग या फिर मेन डायगोनल क्या होते हैं। अच्छा, ये जो भी चीज़ें होती हैं ये तीनों का मतलब एक ही है, इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य विकर्ण। अब ये होता क्या है, यह स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है और ये दिखता कैसा है। तो देखिए मान लीजिए हमने यहाँ पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स का उदाहरण लिया, 2 3 4 6 ऐसे करके, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी एक दूसरा ले लेते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23। ये जो निर्माण हो रहा है इसको तो हम कल बता ही चुके थे पिछले लेक्चर में, 31 32 और यहाँ पे 33 ऐसे करके। अब देखिए जो हमारा प्रिंसिपल या लीडिंग या मेन डायगोनल होता है वो क्या होता है। तो ये देखिए फर्स्ट एलिमेंट्स और लास्ट एलिमेंट्स को मिलाने वाली ये जो लाइन होती हैं, और इन लाइनों पर जितने भी एलिमेंट्स स्थित होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं मुख्य विकर्ण के अवयव। ठीक है ना, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल या फिर लीडिंग डायगोनल या फिर मेन डायगोनल के एलिमेंट्स। तो यानी कि इस फर्स्ट एलिमेंट और इस लास्ट एलिमेंट को मिलाने वाला ये जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं मेन डायगोनल, और इन पर जो एलिमेंट्स स्थित होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं मेन डायगोनल के एलिमेंट्स। ठीक है, अब इसमें कुछ विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं को देख लिया जाए। अब देखिए यही ना है जो है कि लीडिंग या फिर मेन डायगोनल। अब इसमें सिमिलैरिटी क्या है, तो देखिए जो लीडिंग डायगोनल हो रहे हैं उन पर जो अवयव स्थित हो रहे हैं उनके जो रो और कॉलम की संख्या वो इक्वल हो रही है। देखिए ये A11 है, ये A22 है और ये A33 है। तो यानी कि जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं उनमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या इक्वल होती है। ठीक है ना, तो पहला सिमिलैरिटी ये हम लोग देख लिए। अब देखिए दूसरा क्या है, अब इसको हम लोग मुख्य विकर्ण बोलते हैं। अब मुख्य विकर्ण के ऊपर और मुख्य विकर्ण के नीचे यहाँ पे कुछ अवयव हैं। तो देखिए मुख्य विकर्ण के ऊपर जो अवयव हैं उसमें जो रो की संख्या है वह कॉलम की संख्या से कम है, क्योंकि देखिए ये शुरू में 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, बाद में यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, यानी कि यहाँ 1 है, यहाँ 2, यहाँ 1 है, यहाँ 3, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। यानी कि जो रो की संख्या है वो कॉलम की संख्या से कम हो रही है। किधर की तरफ, मुख्य विकर्ण के ऊपर वाले। तो जो मुख्य विकर्ण के ऊपर वाले होते हैं उसमें जो आई होता है वह जे से कम होता है, क्योंकि आई किसको डिनोट करता है, तो रो को डिनोट करता है। जे किसको डिनोट करता है, तो कॉलम को डिनोट करता है। तो देखिए ऊपर वाले में यानी मुख्य विकर्ण के ऊपर जो है उनमें आई का मान जे के मान से कम है। अब यही चीज़ें नीचे देखा जाए, यानी कि मुख्य विकर्ण के नीचे, तो देखिए मुख्य विकर्ण के नीचे का ये आई है और ये जे है, ये आई है, ये जे है, ऐसे करके। तो इसमें देखिए जो आपका फर्स्ट वाला है वो सेकंड वाले से ज़्यादा है सभी में। तो इसका मतलब यहाँ कह सकते हैं कि आई ग्रेटर देन जे है, यानी कि हम कह सकते हैं मुख्य विकर्ण के जो ऊपर के एलिमेंट्स होते हैं उनमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है, और मुख्य विकर्ण के नीचे वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज़्यादा होती है। आया बात समझ में? तो इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगले वाले मैट्रिक्स को। अब 7वां है, तो हमें लगता है ये समझ में आ गया होगा, आप अपनी कॉपी पे जरूर नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग 7वां देखते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसको हम लोगों को समझना चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं हम लोग समझे रहेंगे तो फिर आगे दिक्कत होगी, क्योंकि बहुत सारी परिभाषाएं किसी न किसी परिभाषाएं से मिलकर के ही बना होता है। अब जितनी भी परिभाषाएं आएंगी उन सभी में देखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम लेंगे,
अभी तक हम जितने भी नाम ले रहे थे उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं कर रहे थे, लेकिन अब जितने भी आएंगे वो सभी में स्क्वायर मैट्रिक्स का हम नाम लेंगे। तो फिलहाल 7वां है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो डायगोनल ऐसे वर्ग वाले आव्यूह जिनमें मुख्य विकर्ण पर कोई अवयव हो और बाकी मुख्य विकर्ण को छोड़ करके जितने भी अवयव हों वो सभी के सभी जीरो हों, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स एग्जांपल के तौर पे समझिए, जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया एक ऐसे करके 3 4 5 ऐसे करके, यहाँ पे 0 0 0 0 0 0। अब हमने देखिए यहाँ पे 3×3 मैट्रिक्स एक लिखे। अच्छा एक बात और हम आपको यहाँ पे बता दें, जो अभी हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स देखे थे, अगर आप स्क्वायर मैट्रिक्स लिख रहे हैं तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स में जो रो की संख्या है वो कॉलम की संख्या के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो आप इसको पढ़ेंगे कैसे, अब इसमें जैसे अगर अलग अलग होता था तो m/n पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पे चूंकि दोनों सेम हो जा रहा है तो इसीलिए हम लोग केवल एक ही को पढ़ते हैं। कि अगर बोलें कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो अगर हम बोले कि इसका आर्डर कितना है तो बोलेंगे कि इसका आर्डर n है। बात समझ रहे हैं ना। जैसे अदर को बोलने के लिए जैसे मान लीजिए ऐसे करके है, ये m×n का है, तो इसमें देखिए ये जो m और n है यानी कि ये कोई दूसरा मैट्रिक्स है, तो अगर इसका आर्डर बताना होगा तो आप बताएंगे m/n। अगर यह स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो अगर वही ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाता है तो ये n/n का हो जाएगा, यानी कि इसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या इक्वल हो जाएगी। तो अगर इसका आर्डर बताना होगा तो अब आप n/n नहीं बताएंगे, केवल n बता देंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स में जब भी आपको आर्डर बताना हो तो केवल एक ही नाम लेते हैं, वो जिस क्रम का होगा। मान लीजिए 3×3 का होगा तो अगर उसका आर्डर पूछा जाएगा तो बोलेंगे कि ये 3 आर्डर का है। अगर 5×5 का होगा, अगर पूछा जाएगा इसका आर्डर कितना होगा तो बोलेंगे इसका आर्डर 5 होगा। लेकिन अगर वह स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तब आपको अगर उसका आर्डर पूछा जाए तो उसमें रो और कॉलम दोनों को इंक्लूड करेंगे। अगर उसमें 3 रो हैं और 5 कॉलम है तो बोलेंगे 3/5 का है। आया बात समझ में। तो ये चीज़ें हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में, हम लोग केवल एक ही चीज़ को बोलते हैं, दूसरे को नहीं बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ें तो हम लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग पढ़ रहे थे डायगोनल मैट्रिक्स। तो देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या है कि डायगोनल मैट्रिक्स के जो मुख्य विकर्ण होते हैं, जो मेन डायगोनल होते हैं, उस मेन डायगोनल के कोई ना कोई एलिमेंट्स होंगे जो नॉन जीरो होंगे, लेकिन इसमें कुछ जीरो भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इस पर कोई डिजिट ही हो, ठीक है ना। अब वो डिजिट आपका कोई भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है, लेकिन इस मुख्य विकर्ण के नीचे और इस मुख्य विकर्ण के ऊपर जितनी भी एलिमेंट्स होंगे वह सभी के सभी क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। आया बात समझ में। तब जाकर के हम इसको बोलेंगे कि यह डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर मान लीजिए इसको हम लोग मैथमेटिक्स रूप में देखना चाहें तो कैसे देखेंगे। मान लीजिए ये हमारा कोई एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसमें क्या होगा कि जो आई, जब आई बराबर जे, अब देखिए जब यह प्रिंसिपल डायगोनल है या फिर इसी को हम लोग मेन डायगोनल भी बोलते हैं, तो यहाँ पर जो रो की संख्या होती है वही कॉलम की संख्या के इक्वल होती है, यानी कि i = j होती है। तो जब i = j हो रहा है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कोई ना कोई नंबर्स आ रहे हैं। और जब यहाँ पे और बाकी जो नीचे और ऊपर है, यानी कि ऊपर वाले में क्या होता था, i <j होता था और नीचे होता था i < j, यानी कि ये बराबर नहीं। आप इसको अगर मान लीजिए हम बोलना चाहें कि i छोटा है j से या फिर i बड़ा है j से, तो हम इसको दोनों को मर्ज करके बोल सकते हैं कि i बराबर नहीं है j के। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पे दोनों कंडीशनें हम यहाँ पे इंक्लूड कर दिए कि जब i j से छोटा होगा तब भी या i j से बड़ा होगा तब भी। अर्थात कह सकते हैं कि जब i j के बराबर नहीं होगा तब क्या होगा, जब i और j बराबर नहीं होगा तो वहाँ पे क्या होने चाहिए, इसके एलिमेंट्स सभी के सभी जीरो होने चाहिए। और जब ये i बराबर j हो तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है ना, एनी नंबर। आया बात समझ में। तब जाकर के इसको हम लोग बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, अब इसी के आगे देख लेते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स के आगे इसका है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स,
अब ये स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, तो ये देखिए कुछ कुछ ये डायगोनल के तरह ही होते हैं, बस इसमें फ़र्क क्या होता है, डिफरेंट क्या होता है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं, इस डायगोनल मैट्रिक्स के जो मेन डायगोनल हैं, इनमें जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन जो स्केलर मैट्रिक्स होते हैं उनके जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर इसका एग्जांपल लें तो ऐसे होगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब यहाँ पे देखिए ये जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल है, इस प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हैं और बाकी सभी एलिमेंट्स 0 0 हैं। इसीलिए इस वाले मैट्रिक्स को हम लोग कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए इसको मैथमेटिक्स रूप में परिभाषित करना है तो आप इसको ऐसे परिभाषित करेंगे, ये n क्रॉस n का है, ठीक है ना। चूँकि यहाँ पे 3/3 लिखे हैं, लेकिन हम ये जो परिभाषा लिख रहे हैं ये व्यापक रूप में लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे n क्रॉस n लिख रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जब i j के बराबर है तब क्या आ रहा है, ये इक्वल आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे k मान सकते हैं कि वह जो इक्वल संख्या है वो k है। अब यहाँ पे k क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पे k 0 नहीं होना चाहिए, 0 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, तब तो ये 0 मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए k 0 नहीं होना चाहिए। और दूसरा, जब i j के बराबर नहीं है तब क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखिए i j के बराबर नहीं है तब, यानी कि जब i j से छोटा है तब वो वाला 0, और जब i j से बड़ा है वो वाला भी एलिमेंट्स 0, अर्थात जब i और j बराबर नहीं है तो वो सभी के सभी एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, तब जा करके ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। आया बात समझ में। अच्छा, अब यहीं पे हम लोग समझ लेते हैं 9वें नंबर का यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स क्या होते हैं, तो ऐसे वर्ग आव्यूह जिनके मुख्य विकर्ण के प्रत्येक एलिमेंट्स 1 हों और बाकी के सभी एलिमेंट्स 0 हों, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। अब समझिए इसका एग्जाम्पल, अब हमने ऐसे ही लिख दिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आया बात समझ में। तो यहाँ पे देखिए जो आपके प्रिंसिपल डायगोनल हैं इसके प्रत्येक एलिमेंट्स 1 1 हैं और बाकी के सभी एलिमेंट्स 0 0 हैं, इसीलिए इसको हम लोग कौन सा नाम देंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले क्वेश्चंस के लिए। जैसे आप इन्वर्स निकालते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, चाहे आप इन्वर्स किसी भी तरह से निकालते हो, चाहे आप मैट्रिक्स मेथड से निकालते हो, चाहे आप पंक्ति मेथड से यानी कि रो ट्रांसफॉर्म से, या फिर आप कॉलम ट्रांसफॉर्म से, तो हमेशा आपको इसका यूज होता है लगता है। तो फिलहाल हम लोग आगे देखते हैं। तो ये हम लोग समझ गए कि ये आपका कौन सा मैट्रिक्स होगा, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डेनोशन है उस डेनोट करते हैं उसको, वो होता है IN, ठीक है ना। इस IN का मतलब होता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे n क्या है, आर्डर है कि आप किस आर्डर का वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखे हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आप 2 आर्डर का लिखे हैं तो I2 हो जाएगा, 3 आर्डर का लिखे हैं तो I3 हो जाएगा। जैसे अगर इसको डेनोट करना है तो इसमें देखिए ये 3 आर्डर का है ना, तो इसको हम लोग डेनोट करेंगे I3 से, I3 इज इक्वल टू ये, क्योंकि इसका जो आर्डर है वो 3 का है, ठीक है ना। अच्छा, एक बात है तो हम लोगों को समझ में आ गया। अगर इसको मैथमेटिक्स रूप में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो A इज इक्वल टू AIJ n क्रॉस n। अब यहाँ पे देखिए जब I इक्वल टू J हो रहा है तो उसका एलिमेंट्स 1 हो रहा है, तो ये 1 होगा कब, जब I इक्वल टू J होगा, और 0 होगा कब, जब I J के बराबर नहीं होगा। तो आया बात समझ में। तो आप इसको आराम से अपने कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आ गया बात समझ में। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। ये तो हो गया होगा, आप अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके अपना नोट डाउन करते रहिएगा। अच्छा, अब 10वें नंबर का देख लीजिए। 10वें नंबर का है आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स,
अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि हम लोग इसको बोलते हैं उच्च त्रिभुजीय आव्यूह। अब ये होता कैसा है ये देखा जाए, इसका पहले डेफिनेशन देख लिया जाए। तो ये क्या होता है, मुख्य विकर्ण के नीचे के जितने भी एलिमेंट्स हैं वह सभी जीरो होते हैं और ऊपर के जो एलिमेंट्स होते हैं वो जीरो नहीं होते हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अभी एग्जाम्पल के थ्रू आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ऐसे हमने लिख दिया, ऐसे करके। अब ये देखिए, हमने अभी इसका डिफिनेशन क्या बताया कि मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव जीरो हों और ऊपर के अवयव जीरो ना हों, ठीक है ना। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे अपर मैट्रिक्स। अब देखिए, अब इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, अब उसी कन्फ्यूजन को दूर करिए। अब यहाँ पे बोलेंगे कि ये अपर है तो ये नीचे वाला क्यों जीरो हो रहा है, ठीक है ना। तो देखिए, इसलिए जीरो हो रहा है क्योंकि जब ये अपर की बात कर रहा है तो ये मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी एलिमेंट्स जब जीरो हो जा रहे हैं तो आपके बच किधर रहे हैं, ऊपर वाले। और जो ऊपर वाले बच रहे हैं वो भी किस रूप में बच रहे हैं, ट्रायंगल के रूप में बच रहे हैं। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं अपर। अपर मतलब ये चूंकि ये अपर में यानी कि ऊपर बचे हुए हैं और चूंकि यह त्रिभुज के आकार में बचे हैं इसीलिए इसको ट्रायंगल। और ये चूंकि किसके एलिमेंट्स है, ये चूंकि मैट्रिक्स में है इसीलिए इसको मैट्रिक्स, इसीलिए इसको नाम दिया गया है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आया बात समझ में। अब अगर इसको आप मैथमेटिक्स रूप में परिभाषित करना चाहें तो कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि अगर यह एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा तो उसके लिए क्या होगा। देखिए, ये क्या है, यहाँ के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसके लिए i ग्रेटर देन j होता है। तो इसलिए ये अपर मैट्रिक्स कब होगा, जब i ग्रेटर देन j हो और उसके सभी के सभी एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो। तब ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आए बात समझ में। अब 11वें नंबर का देख लीजिए। 11वें नंबर का है आपका, ये तो अपर है तो ये कितना, ये कौन सा हो जाएगा आपका, लोअर हो जाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आया बात समझ में। अब आप समझ गए होंगे इसका परिभाषा, तो अपने आप समझ गए होंगे। इसमें क्या था, अपर था तो मुख्य विकर्ण के नीचे के जीरो हुए थे। अब ये जो लोअर है तो मुख्य विकर्ण के ऊपर के जीरो होंगे, ठीक है ना। तो ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव जीरो होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग लोअर मैट्रिक्स या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझा जाए, मान लीजिए ऐसे हमने लिख दिया, अब देखिए ये मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव जीरो। तो जब मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव जीरो हो जा रहे हैं तो नीचे ही केवल बच रहे हैं, और जब नीचे बच रहे हैं तो ये भी ट्रायंगल के रूप में बच रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसको अगर समझना हो मैथमेटिक्स रूप में तो इसको कैसे समझेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखिए, जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होते हैं उसमें जो i का मान होता है वो j से कम होता है, इसीलिए ये i लेस देन जब j हो तो वो सभी के सभी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तब जा कर के जो मैट्रिक्स का निर्माण होगा उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो ये रहा आपका टोटल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब कुछ स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स हैं उनके बारे में चर्चा किया जाए, ठीक ना। तो ये जितने भी हम बताए हैं इसको आप कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग कुछ स्पेशल टाइप के हैं, स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब इसमें नंबर 1 पे आ रहा है आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब ये देखिए ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स जिनके रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल दिया जाता है, तो जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया A बराबर ऐसे करके 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके, तो ये हमारा एक मैट्रिक्स है। तो अगर इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है तो हम लोग क्या कर देंगे, इसके रो को कॉलम में बदल देंगे और इसका जो कॉलम है उसको रो में बदल देंगे। यानी कि ये पहला रो है तो ये बन जाएगा पहला कॉलम, यानी कि 2 4 6। ये दूसरा रो है तो ये बन जाएगा दूसरा कॉलम, यानी कि 3 5 7। तो ये देखिए ये जो मैट्रिक्स बना ये क्या हो गया आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया।
अब देखिए जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है उसको डिनोट कैसे करते हैं। जैसे मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए ABCD के कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होते हैं उसको डिनोट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो A के ऊपर ऐसे डैश लगा देते हैं या फिर A के ऊपर ऐसे T बना देते हैं, ठीक है ना। तो यही क्या कहला जाते हैं, इसी को हम लोग बोल देते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। आया बात समझ में। तो जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है उसको डिनोट करने के लिए A डैश या फिर A के ऊपर T बना करके लिख देते हैं, तो यही कहा जाता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, A डैश इज इक्वल टू ये होगा, ठीक है। अब देखिए इस ट्रांसपोज मैट्रिक्स के कुछ प्रॉपर्टीज हो रहे हैं। प्रॉपर्टीज क्या है, अब यहाँ पर जो पहला है वो देखिए। अब देखिए ये जो आपका पहले 2/3 का था वह बन गया 3/2 का। यानी कि अगर आपको कोई मैट्रिक्स दिया जाए जिसका आर्डर m/n का होगा तो उसी मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे तो उसका आर्डर n/m का हो जाएगा, यानी कि आर्डर चेंज हो जाएगा। जैसे यही देखिए ये पहले 2/3 था, जब इसका हमने ट्रांसपोज निकाला तो ये 3/2 हो गया, यानी कि आर्डर चेंज हो गया। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि आव्यूह A का i-जेवां अवयव, जो i-जेवां अवयव होगा वो क्या बन जाएगा, A डैश का j-i-वां अवयव बन जाएगा। मतलब आप नहीं समझे होंगे, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए। अगर मान लीजिए A का कोई अवयव है जो A12 हो रहा है, तो जो A डैश का यही अवयव क्या बन जाएगा, A21 बन जाएगा, यानी कि इसके रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे यही देख लीजिए 4, अब इस 4 की जो पोजीशन है ये इस समय क्या है, A12 है, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का है, तो इसलिए A12 हो गया। अब ये देखिए ये जब इसका हमने ट्रांसपोज निकाला तो 4 यहाँ आ गया, और जब 4 यहाँ आ गया तो इसकी पोजीशन क्या है, तो ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट्स है, तो इसका हो जाएगा 2 1। तो देखिए पहले ये 1 2 पे था, अब देखिए 2 1 पे आ गया। इसीलिए हमने बोला कि ये I है और ये J है, और यहाँ पे क्या बन गया, ये J बन गया और I बन गया, यानी कि इसका i-जेवां अवयव इसके ट्रांसपोज का j-i-वां अवयव बन जाता है। वही हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, फर्स्ट। और सेकंड में क्या होता है कि इनके जो आर्डर होते हैं ये आर्डर क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो अगर A का आर्डर m क्रॉस n होगा तो A डैश का आर्डर क्या बन जाएगा, n क्रॉस m होगा। आया बात समझ में। तो ये चीज़ें हम लोगों को देखना है। आया बात समझ में। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग सेकेंड टाइप का देखते हैं। अच्छा, सेकेंड टाइप का ना देख करके इसके कुछ अभी और प्रॉपर्टीज हैं, थर्ड वाले प्रॉपर्टीज को देख लीजिए। अगर किसी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का फिर ट्रांसपोज करते हैं तो आपको वही मैट्रिक्स मिल जाता है। फोर्थ क्या है कि अगर दो मैट्रिक्स का एडिशन करके उसका ट्रांसपोज निकालें तो उस अलग अलग मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के योग के बराबर होगा, और यही लगता है सब्ट्रैक्शन में भी, ठीक है ना, यानी कि A डैश माइनस B डैश। लेकिन इसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना वो चेंज कर देता है कि अगर A का मतलब दो मैट्रिक्स हों A और B, इनका मल्टीप्लाई करके उनका ट्रांसपोज निकाला जाए तो ये किसके बराबर होगा, तो ये दूसरे वाले मैट्रिक्स के ट्रांसपोज और पहले वाले मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। यानी कि ये देखिए यहाँ पे चेंज हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पे A B है तो यहाँ पे B A हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये था ट्रांसपोज मैट्रिक्स और उसके जो है कि प्रॉपर्टीज। अब हम लोग आगे चलते हैं सेकेंड वाले पे। आप लोग वीडियो को पॉज करके बढ़िया से लिख लीजिएगा। सेकेंड वाला है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स जिनका परिवर्त उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई A मैट्रिक्स दिया गया हो और इस A मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकाल रहे हो जो कि A डैश मिलेगा। अब ये A डैश यानी कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स खुद उस मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए तो हम ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आया बात समझ में। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आया बात समझ में। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं।
अभी हम लोग यहाँ पे इसका तरीका देखेंगे। यहाँ पे क्या है, ये तो मैथमेटिकली है, लेकिन बिना हम लोग मैथमेटिकली किए ही देख करके बता देंगे कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। अभी उसका तरीका बता रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे एक एग्जाम्पल पहले समझा दें। यहाँ पे 2 ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5, ऐसे करके, ठीक है। अब ये हमारा ए कोई मैट्रिक्स है। अब हमको ये बताना है कि यह सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सिमेट्रिक होने के लिए हमको ए डैश निकालना पड़ेगा, और ए डैश निकालने के लिए हमको रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदलना पड़ेगा। तो ये देखिए फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, तो 2 3 4। अब ये देखिए 3 8 2, और ये देखिए 4 2 5 है, तो ये हो 4 2 5। अब इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखिए, तो इसके जो जो एलिमेंट्स हैं वही इसके भी एलिमेंट्स हैं, यानी कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि ए डैश इज इक्वल टू ए है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आया बात समझ में? तो ये तो देखिए हमने कैलकुलेशन किया तब हमको पता चला कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब अगर हमको बिना कैलकुलेशन किए ही पता करना होगा तो बड़े आसानी से। अब देखिए ये जो मुख्य विकर्ण है ना, अब इस मुख्य विकर्ण को क्या कर दें, एक प्रकार से इसके अराउंड इसको क्या कर दें, फोल्ड कर दें। जब फोल्ड करेंगे तो जो एलिमेंट्स जिस एलिमेंट्स पर आएगा वो दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम उसको बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे देखिए अगर हम इसको उठा करके इसके अराउंड क्या कर दें, मूव कराएं, तो क्या होगा, ये वाला इस पे गिरेगा, ये वाला इस पे गिरेगा, और ये वाला इस पे गिरेगा। तो देखिए ये वाला जब इस पे गिरा तो यहाँ वाला इक्वल है, यहाँ वाला और यहाँ वाला इक्वल है, और यहाँ वाला भी इक्वल है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आया बात समझ में? आप देख करके ही बता देंगे कि ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं। आया बात समझ में ना? चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, थर्ड वाला है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? तो जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होता था कि ए डैश इज इक्वल टू ए, यानी कि किसी आव्यूह के परिवर्त उस दिए गए आव्यूह के इक्वल होते थे तो उसको सिमेट्रिक। अब इसमें क्या होगा ना कि उसके इक्वल तो होंगे लेकिन नेगेटिव साइन के साथ इक्वल होंगे, अर्थात हम कह सकते हैं कि ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए होगा, तब हम लोग इसको बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आया बात समझ में? फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लीजिए ए बराबर है -2 5, अच्छा एक बात और, 3 -5 0 -3 ले लेते हैं, चाहे और कुछ ले लेते हैं समझने के लिए, और यहाँ पर -3 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0, ऐसे करके। अब ये ए हमारा कोई मैट्रिक्स है, ठीक है ना। अब हमको पता करना है कि ये जो मैट्रिक्स है यह सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसके लिए हमको पहले इसका परिवर्त निकालना पड़ेगा। अभी हम लोग देखेंगे कि बिना परिवर्त निकाले भी इसको हम बता सकते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा कि सिमेट्रिक होगा, ठीक है ना। तो सिमेट्रिक का तो बता ही चुके हैं, अभी स्क्यू का भी बता दे रहे हैं। देखिए ए डैश के लिए क्या होगा, ये जो आपका फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, तो 0 -5 -3। अब ये सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा, तो 5 0 2, और ये ऐसे है तो 3 -2 और 0, ऐसे हो गया। अब देखिए अभी ये इसके इक्वल नहीं हुआ, अब हम क्या कर दें, इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन हो जाएगा। तो क्या होगा, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, और जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा। तो 0 पे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ये -5 ये -3, ये -5 है तो +5 0, ये प्लस का 2, ये प्लस का 3, ये माइनस का 2 और ये 0। अब देखिए ये जो आपको मैट्रिक्स प्राप्त हुआ वो यही वाला मैट्रिक्स है। तो हम ये, और चूंकि ए के बराबर है तो इसीलिए हम इसके जगह पे ए रख देंगे, तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, माइनस पहले से है और ये पूरा का पूरा ए बन गया। तो देखिए ए डैश इज इक्वल टू -ए प्राप्त हो गया, इसीलिए इस मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा चलिए ये तो हो गया। अब अगर हम लोगों को बिना इसका ट्रांसपोज निकाले ही बताना हो कि ये स्क्यू होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना, तो कैसे करेंगे, तो वही है, आप मुख्य विकर्ण के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, इसको फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर जो आपके एलिमेंट्स आ रहे हैं वह मान में तो इक्वल हों लेकिन साइन में क्या हों, डिफरेंट, यानी कि विपरीत हों।
जैसे ये देखिए ये वाला इस पे आके गिरेगा तो ये प्लस का 3 है तो ये माइनस का 3, ये देखिए प्लस का 5 है तो ये माइनस का 5, ये देखिए माइनस का 2 है तो ये प्लस का 2 है। यानी कि जो आपके न्यूमेरिकल वैल्यू है ना वो तो इक्वल है, लेकिन साइन में क्या है, अलग अलग है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए ये जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं उसके जो प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं उनके प्रत्येक एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। और जबकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में उसके जो मुख्य विकर्ण के अवयव हैं वो 0 नहीं होते हैं, और इसके जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से होते हैं उनके सभी एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो बात समझ में आ गया। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अगर शॉर्टकट में देखना है तो फोल्ड करेंगे मुख्य विकर्ण के अकॉर्डिंग, एक दूसरे पर जो गिरने वाले एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तो वो सिमेट्रिक होगा। और स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, जब वो इक्वल यानी कि मान में तो इक्वल हों लेकिन साइन में क्या हों, विपरीत हों, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो आपके प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं उनके प्रत्येक एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है ना। तो ये बातें आपको समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं कुछ इसके जो है कि प्रॉपर्टीज हैं सिमेट्रिक के और जो है कि स्क्यू सिमेट्रिक के। तो पहला क्या है कि अगर ए सिमेट्रिक हो, अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, ठीक है ना, तो ए प्लस ए डैश भी क्या होगा, ये भी सिमेट्रिक होगा। आया बात समझ में। और इसका सेकंड क्या है कि अगर ए एंड बी ये दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हों तो ए बी प्लस बी ए ये भी क्या होंगे, ये भी सिमेट्रिक होंगे। ठीक है ना। ये आपका हो गया सेकंड वाला। अब थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला आपका ये है कि अगर आपका ए सिमेट्रिक हो, ठीक है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, तो जो ए माइनस ए डैश होता है यह स्क्यू सिमेट्रिक होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे डबल एम रहेगा। अब फोर्थ वाला क्या है कि अगर ए सिमेट्रिक हो तो जो आपका ए बी माइनस बी ए है, मतलब यहाँ पे 2 होगा, ए एंड बी होगा, ए एंड बी सिमेट्रिक हो तो ए बी माइनस बी ए जो है यह कैसा होगा, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है। अब इसमें से हमको एक बता देते हैं क्योंकि ये हमें लगता है कि बहुत कम ही लोगों को समझ में आया, लेकिन फिलहाल हम इसको एक प्रूफ करके बता देते हैं कि हाँ ये है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे हम क्या कर लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, ए और बी क्या है, सिमेट्रिक हैं, तो हमको प्रूफ करना है कि ए बी प्लस बी ए ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं। फिलहाल ये तो थोड़ा हम लोगों के सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये हमको बताना ज़्यादा बेहतर लग रहा है क्योंकि आगे इस पर बेस क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम इसी को बता दे रहे हैं अच्छे से। ठीक है ना, ताकि हम लोग ये भी समझ लें और आगे आने वाले क्वेश्चन को भी समझ लेंगे आसानी से। तो देखिए ए प्लस ए डैश, अगर हमको प्रूफ करना है कि ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक हो, अच्छा जब ए सिमेट्रिक है तो ए डैश इज इक्वल टू ए होगा ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ कि ए सिमेट्रिक है तो ए डैश बराबर ए होगा ही होगा। अब हमको प्रूफ करना है कि ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होगा कि नहीं। तो ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक कब होगा, जब इसी का ट्रांसपोज करें और इसी के बराबर मिल जाए, अर्थात ए प्लस ए डैश का जो डैश है वो हमको ए प्लस ए डैश के इक्वल मिलना चाहिए, तभी तो हम इसको सिमेट्रिक बोलेंगे ना। तो चलिए जरा इसका ट्रांसपोज निकाला जाए और देखा जाए कि क्या ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज ए प्लस ए डैश के इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर ऐसा होगा तो हम बोलेंगे कि यह सिमेट्रिक होगा। तो चलिए करते हैं। तो देखिए अभी हमने बताया था कि जो आपके ट्रांसपोज के प्रॉपर्टीज, तो उसमें आपका थर्ड प्रॉपर्टीज यही था कि अगर ए प्लस बी का होल पावर डैश है, डैश मतलब वही ट्रांसपोज, तो क्या होता है ए डैश प्लस बी डैश होता है। तो ऐसे ये देखिए ये जो आपका है डैश, ये इस पर भी आ जाएगा और ये इस पर भी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए का डैश फिर प्लस, ये तो ऑलरेडी ए का डैश है ही, अब इसके ऊपर भी डैश आ जाएगा ए डैश बरा प्लस। अभी देखिए ए डैश का डैश जस्ट इसके पहले अभी हम लोग पढ़े हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, अगर किसी
ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो वही मैट्रिक्स मिल जाता है, अर्थात ए मिल जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस ए डैश। तो देखिए जब ए प्लस ए डैश का आप क्या किए हैं, ट्रांसपोज किए हैं, तो ए प्लस ए डैश मिल गया। इसीलिए हम बोलेंगे कि ए प्लस ए डैश क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। ठीक है, अब इसी लगे इसको भी कर लेते हैं। ये जो आपका ए माइनस ए डैश है, हमको प्रूफ करना है कि ये जो ए माइनस ए डैश है ये स्क्यू सिमेट्रिक है, अर्थात इनका जब हम डैश करेंगे तो ये माइनस ए डैश के इक्वल होंगे। तभी तो हम लोग इसको स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं कि जो मैथमेटिकली यानी कि जो आंकिक मान होते हैं वो इक्वल होने चाहिए, लेकिन साइन क्या होनी चाहिए, विपरीत होने चाहिए। तो ज़रा इसको प्रूफ किया जाए कि ऐसा अगर हो जाएगा तब हम लोग इसको स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे। तो ज़रा देखा जाए तो ए माइनस ए डैश का होल डैश बराबर, अब ये जो है ये सब पे आ जाएगा, तो ए डैश माइनस ये ए डैश ऑलरेडी है, अब इस पर भी डैश आ जाएगा, तो ये ए डैश माइनस, अब ए डैश का डैश मतलब ए, अब दोनों में से नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं तो ए माइनस ए डैश हो जाएगा। तो देखिए इस ए माइनस ए डैश का जब हम डैश निकाले हैं तो माइनस ए डैश के इक्वल आ गया, तो इसीलिए हम लोग इसको ए माइनस ए डैश को क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। आया बात समझ में? तो फिलहाल ये चीज़ें हम लोगों को समझ में आ गई। अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो तीन तक हम लोग देख चुके थे, अब चौथा देखते हैं। अब जो चौथा है वो है आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है ना, यानी कि ऑर्थोगोनल का मतलब होता है लंबकोणीय या फिर लांबिक मैट्रिक्स, यानी कि आव्यूह। अब समझिए ये क्या होते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स और उसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यानी कि ए इंटू ए डैश या फिर ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू क्या आ जाए, आई आ जाए, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। आए बात समझ में? चलिए अब 5th नंबर का देख लेते हैं। तो 5th नंबर का है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या होते हैं? तो ऐसे मैट्रिक्स जिनके प्रत्येक एलिमेंट्स क्या हों, कॉम्प्लेक्स नंबर हों, उनको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा कोई मैट्रिक्स है, तो ये देखिए 2 - 3i 4 - 4i ले लेते हैं, यहाँ पे 3i ले लेते हैं और यहाँ पे 4i माइनस का 3 ले लेते हैं, ऐसे करके। तो ये देखिए ये हमारा एक मैट्रिक्स है, लेकिन इस मैट्रिक्स के जो भी एलिमेंट्स हैं वह सभी के सभी क्या हैं, कॉम्प्लेक्स हैं। इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। ठीक है, अब छठा आ जाता है आपका कंजुगेट मैट्रिक्स। अब ये कंजुगेट मैट्रिक्स क्या है? अब देखिए कंजुगेट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं, जैसे यहाँ पे क्या था, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स था, तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स थे वह सभी के सभी कॉम्प्लेक्स थे। तो अब कंजुगेट मैट्रिक्स क्या होंगे? तो जो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हैं उस कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के जो अवयव हैं उन अवयव के कंजुगेट के मिलने से जो आव्यूह का यानी कि जो मैट्रिक्स का निर्माण होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंजुगेट मैट्रिक्स। फिर एक बार इसका डिफिनीशन समझिए। ऐसे मैट्रिक्स जिनके, या फिर ऐसे समझिए, जो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होते हैं उनके अवयव के जो कंजुगेट होते हैं, उन कंजुगेट के मिलने से जो मैट्रिक्स बनते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कंजुगेट मैट्रिक्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, अभी यही मैट्रिक्स है, अब ये तो फिलहाल इस समय क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहलाएगा। अब इसी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स का क्या निकाल लें, पहले आप कंजुगेट निकाल लें। तो जो कंजुगेट निकलेगा और उसके द्वारा जो आव्यूह का निर्माण होगा उसको हम लोग बोलेंगे कंजुगेट मैट्रिक्स। आया बात समझ में? यानी कि अगर ये होगा ऐसे तो ये हो जाएगा 2, अब इसका अगर हम लोग कंजुगेट निकालेंगे तो i को -i से रिप्लेस करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 + 3i, और ये हो जाएगा माइनस का 3i, ये हो जाएगा 4 + 4i,
और ये हो जाएगा -4i और -3, ऐसे करके हो जाएगा। आया बात समझ में? अब देखिए ये जो आपके कंजुगेट मैट्रिक्स होते हैं ना, इस कंजुगेट मैट्रिक्स को हम लोग ए के ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं, या ए के यहाँ पे ऐसे थीटा बना देते हैं, या ए के ऊपर ऐसे स्टार बना देते हैं। तो ये किसको डिनोट करता है? तो ये कंजुगेट मैट्रिक्स को डिनोट करता है। आया बात समझ में? अब चलिए आगे, चलिए सॉरी यहाँ पे हमने थोड़ा सा गलतियाँ कर दिया। ये केवल इसको जो कंजुगेट मैट्रिक्स होता है वो केवल ऐसे करके डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। अब छठा हो गया, अब सातवां देखते हैं। वो सातवां जो है आपका वो है कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब ये जो कंजुगेट मैट्रिक्स हैं, इन कंजुगेट मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से बनने वाला मैट्रिक्स कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, अगर हम लोगों को इसी का निकालना हो कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स तो कैसे निकालेंगे? तो ये हो जाएगा आपका ऐसे, ये 2 + 3i, ये जो आपका रो है ये कॉलम बन जाएगा, और ये दूसरा रो है तो ये दूसरा कॉलम हो जाएगा 4 + 4i, और ये हो जाएगा आपका -4i -3, ठीक है ना। अब ये जो कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स होते हैं, इनको ए के ऊपर ऐसे बार और इसके ऊपर ऐसे टी लगा देते हैं, तो ये हो जाता है, चूंकि ए के ऊपर बार है तो इसका मतलब हो गया कंजुगेट मैट्रिक्स, और इसके ऊपर टी लगा दिए तो ये हो जाएगा ट्रांसपोज, यानी कि कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स। या फिर इसी को हम लोग ए के पावर ऐसे थीटा लगा देते हैं, या फिर इसी को हम लोग ए के ऊपर ऐसे स्टार बना देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो तीनों हैं यह कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। आया बात समझ में? चलिए अब सातवां तो पॉइंट हो गया, अब आठवां पॉइंट देखते हैं। अब आठवें पॉइंट में है आपका हर्मिशियन। हर्मिटियन, देखिए ऐसा लग रहा है हर्मिशियन लिखा है, लेकिन ये हर्मिशियन नहीं है, ये हर्मिटियन है, हर्मिटियन मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होते हैं समझिए, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसके जस्ट पहले क्या पढ़ा था, कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो वही जो कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स हैं, अगर वह कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स उस कंजुगेट मैट्रिक्स के इक्वल हो जाते हैं तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं हर्मिटियन मैट्रिक्स। जैसे ए के पावर थीटा या ए के बार पे पावर टी, या इसी को हम लोग किससे डिनोट करते थे, ए के पावर ऐसे स्टार लगा करके। अगर यह किसके बराबर हो जाएं, खुद उस मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएं, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, हर्मिटियन मैट्रिक्स। अगर इसको सिंगल में लिखे तो ए के पावर थीटा = ए, अगर ऐसा होगा तब हम लोग बोलेंगे इसको हर्मिटियन मैट्रिक्स। आया बात समझ में? अब नौवां देख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका नौवां है स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। अब स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होंगे, तो बस यही, इसका सब चीज़ें इक्वल रहेगा, बस साइन में नेगेटिव आ जाएगा। आया बात समझ में? तो ये था आपका नौवां। अब 10वां देख लेते हैं। 10वां क्या था, यूनिट और, बहुत गर्मी है, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है ना। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं एकिक या एकल आव्यूह। अब ये क्या होते हैं, अब ये समझिए। अब ये है, अगर इस हर्मिटियन मैट्रिक्स और जो आपके कंजुगेट मैट्रिक्स थे, यानी कि यही ए के पावर थीटा और ए, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल आ जाते हैं, यानी कि ए के पावर थीटा इंटू ए = आई, या ए इंटू ए के पावर थीटा इसके बराबर आई आए,
तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। आया बात समझ में? अच्छा, 10वां हो गया। अब 11वां देखा जाए। ये 11वां पॉइंट और 12वां पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम लोग ए इनवर्स निकालेंगे तो उसमें ये काम देता है। ठीक है ना? तो ये 10वां पॉइंट था। 10वां पॉइंट तो था ही। अब 11वां पॉइंट। 11वां पॉइंट क्या है आपका? सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है ना? सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। ठीक है ना? अब अव्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है? तो ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके सारणिक का मान 0 हो, उसको हम लोग बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे अगर ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया गया है, ऐसे करके मान लेते हैं, ऐसे करके ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया हो। अगर इस मैट्रिक्स के सारणिक यानी कि डिटर्मिनेंट का मान क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो इसको कौन सा नाम देंगे? यानी कि इस मैट्रिक्स को किसके नाम से पुकारेंगे? तो सिंगुलर मैट्रिक्स के नाम से। तो जरा इसका सारणी का मान निकाला जाए। तो ये जो आपका मैट्रिक्स है ये सारणी में बदल जाएंगे। तो 2 4 3 6। अब इसका मान कैसे निकालते हैं? पहले मुख्य विकर्ण का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12 और ये हो जाएगा आपका 12। अब घटाएंगे तो 0। अब देखिए इस आव्यूह का जो सारणिक का मान है वो 0 आ गया, इसीलिए इस सारणिक को, इस आव्यूह को कौन सा नाम देंगे? या फिर ये कौन सा आव्यूह कहलाएगा? तो ये सिंगुलर आव्यूह कहलाएगा, यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है ना? अब 12वां नंबर देखिए। 12वां है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ये देखिए नॉन सिंगुलर का मतलब होता है व्युत्क्रमणीय। यहाँ पे थोड़ा सा आपको मिस्टेक हो सकता है कि ये सिंगुलर है तो ये व्युत्क्रमणीय होना चाहिए, ये नॉन सिंगुलर है तो ये अव्युत्क्रमणीय होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब अव्युत्क्रमणीय और नॉन सिंगुलर का मतलब व्युत्क्रमणीय। तो इसका क्या होगा कि ऐसा आव्यूह जिसके सारणिक का मान 0 ना हो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे अगर मॉड ऑफ ए डज नॉट इज इक्वल टू 0 हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है ना? जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं 2 3 6 5 ऐसे करके। अब हम इसके सारणिक का मान निकालते हैं, तो ये बदल जाएगा 2 3 6 5 में। अब ये क्या हो जाएगा? 5 2 जा 10 और 3 6 जा 18। अब घटाएंगे तो माइनस का 10 बचेगा, और ये देखिए 0 के इक्वल नहीं है, इसीलिए ये जो आपका मैट्रिक्स होगा इस मैट्रिक्स को कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ये हमारे आगे आने वाले क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आप ए इनवर्स निकालते हैं तो। अब ये देखिए जो मैट्रिक्स आपके नॉन सिंगुलर होते हैं उन्हीं का इनवर्स एग्जिस्ट होता है। ठीक है ना? यानी कि केवल उन्हीं का इनवर्स निकाला जा सकता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो जिस भी आव्यूह के सारणिक का मान 0 नहीं होगा उसी का ए इनवर्स निकाला जा सकता है, क्योंकि होता है ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपान मॉड ऑफ ए। ठीक है ना? तो ये देखिए मॉड ऑफ ए, यही अगर ये 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा ना। तो जब अपरिभाषित हो जाएगा तो आप ए इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे, इसीलिए इसका इनवर्स निकालने के लिए आपको मॉड ऑफ ए 0 नहीं होना चाहिए, तभी जाकर के निकाला जा सकता है। ठीक है ना? 12वां हो गया। अब 13वां देख लेते हैं। तो ये सब याद रखिएगा, आगे फिर एक बार बताएंगे जब हम ए इनवर्स निकालेंगे तब। ठीक है ना? 13वां पॉइंट, बस 2 पॉइंट और है। 13वां पॉइंट जो है वो है आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है ना? तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होते हैं? तो जो मैट्रिक्स दिए गए हैं उन मैट्रिक्स के कोफैक्टर से बनने वाला जो मैट्रिक्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब ये कोफैक्टर निकालते कैसे? मान लीजिए ये हमारा ए इक्वल टू 2 3 6 5 ऐसे करके एक मैट्रिक्स दिया गया हो, तो इसका कोफैक्टर कैसे निकलता है? तो इसका भी इसका यानी कि कोफैक्टर जितने भी एलिमेंट्स उस मैट्रिक्स में होते हैं उन सभी का निकाला जाता है। तो A11 यानी कि पहले वाले का होगा ना A11 और दूसरा वाला होगा A12
A13 सॉरी ये 21 होगा और ये 22 होगा, ठीक ना। अब ज़रा देखिए, जब हम लोग इसका निकालते हैं कोफैक्टर, तो जिस भी एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालते हैं उससे होकर जाने वाली रो और उससे होकर के गुजरने वाली कॉलम को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। बाकी के जो एलिमेंट्स बचते हैं उनको आप सॉल्व करते हैं तो जो मिलता है वही हो जाता है उस एलिमेंट्स का कोफैक्टर। अब मान लीजिए हमको 2 का निकालना है तो इसका रो और इसका कॉलम बंद करना पड़ेगा, तो बच रहा है 5, तो यही 5 हो जाएगा इस 2 का कोफैक्टर। अब इसी तरह से 1 2 मतलब इस वाले अवयव का, तो ये वाला और ये वाला बंद होगा तो 3 मिलेगा। अब 2 1 का मतलब ये, तो ये बंद होगा ये बंद होगा तो बचेगा 6, तो 6 हो गया। अब 2 2 का मतलब ये, तो ये बंद होगा ये बंद होगा तो बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 2। अभी तो ये निकला कोफैक्टर। अब इन्हीं कोफैक्टर के मिलने से जो मैट्रिक्स बनेगा उसी मैट्रिक्स को बोलेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब ये होगा आपका, अब इस कोफैक्टर मैट्रिक्स को हम लोग किससे डोनेट करते हैं, तो a के पावर c या AIJ ऐसे करके डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, a के पावर c बराबर ये होता है A11 A12 A21 A22। अब यहाँ पे आप निकाले ही हैं, सभी के सभी रख दीजिए, तो 5 3 6 2, ठीक है ना। यही हो गया इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स। आया बात समझ में। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, यही लास्ट है, ठीक है। 14 क्या है, एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या है, तो देखिए यही जो कोफैक्टर वाले मैट्रिक्स होते हैं उन्हीं का जो ट्रांसपोज होता है वही कहलाता है आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब समझिए, यानी कि इसको, अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है ना। इसको कैपिटल भी या चाहे स्मॉल दोनों तरह से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसका निकालते कैसे हैं, तो अभी हमने बताया कि ये होते क्या है कि यही जो कोफैक्टर से के मिलने से जो बने हुए हैं मैट्रिक्स उन्हीं का जो ट्रांसपोज होता है, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर का मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा और फिर उनका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमको मिल जाएगा। आया बात समझ में, बस हो गया। तो यही है आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स। आया बात समझ में। तो फिलहाल अब यहीं पे ये लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग ये देख लेंगे कि मैट्रिक्स के जो समानताएं होती हैं वो क्या होती हैं, फिर उसके बाद देखेंगे मैट्रिक्स का एडिशन, फिर मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन, फिर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन और फिर मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। धन्यवाद।